हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। साथ ही हम इस लेक्चर में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसका यूज क्या है, हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं और आखिर क्या कारण है कि हमने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया है। तो इस टर्म को समझने से पहले हमको बेसिकली दो कॉन्सेप्ट को फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के पास आप दूसरे चार्ज को लेकर आते हो तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को फील करेगा। तो इस चार्ज के आसपास का वह पूरा एरिया जहां पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज आने पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को फील करेगा, उसे कहते हैं कि ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर दूसरी टर्म आती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ये चार्ज यहाँ आ तो गया है, लेकिन इस कंडीशन में ये कितने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स को फील कर रहा है, कितने ज्यादा तेजी से इसको धकाया या खींचा जा रहा है, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है और वो है इस पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये जितनी ज्यादा होंगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमें इन लाइंस को और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एक रिलेशन को फाइंड करने के लिए हमने एक नई टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसे फाई से डिनोट करते हैं। तो ये फ्लक्स डिनोट क्या करता है, तो हम इसका पहला एक डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पर, नॉर्मली थ्रू अ सरफेस is called flux linked with that surface। तो किसी भी एक सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होती जाएंगी उसे हम कहेंगे कि ये इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम एक बेस्ट छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट आपको फेमिलियर लगेगा क्योंकि इसी के जैसा आपने कुछ पढ़ा हुआ है अपने कॉन्सेप्ट में। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है जिससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकल रही है। ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं। तो यदि आप इस चार्ज के आसपास, मान लीजिए कि मैंने इस चार्ज के पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस को रख दिया इस तरह से। अब जब मैंने इस सरफेस को रख दिया तो आपको दिख रहा है इसमें से कुछ स्पाइक इस सरफेस से बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो स्पाइक बाहर की तरफ आ रहे हैं यह है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो किसी भी सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ आ रही हैं हम कहते हैं कि ये इस सरफेस का फ्लक्स है। तो अभी इससे कितनी लाइंस बाहर आ रही हैं, 1 2 3 4। तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा अभी, 4। तो यही एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक्चुअल में जो फ्लक्स होता है उसे हम 1 2 3 4 इस तरह से मेजर नहीं करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं। घरों में खिड़कियां लगी होती हैं और खिड़कियों से हवा अंदर आती है। तो खिड़की से हवा कितनी अंदर आएगी ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला तो ये
कि वो जो खिड़कियां हैं वो खिड़कियां आखिर बड़ी कितनी है। छोटी खिड़की होगी तो उससे कम हवा अंदर आएगी, और यदि बड़ी खिड़की होगी तो उसमें से ज्यादा हवा आएगी। पहला चीज तो ये है। तो जो भी हवा अंदर की तरफ आ रही है वो इस पर डिपेंड कर रही है कि आखिर विंडो का एरिया कितना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि जो एयर अंदर की तरफ आ रही है यदि उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, यदि वो ज्यादा तेज होगी तो जो एयर है वो ज्यादा अंदर आ जाएगी। लेकिन यदि उस एयर की वेलोसिटी कम होगी तो कम एयर अंदर की तरफ आएगी। तो जो भी एयर अंदर की तरफ आ रही है वो इस पर भी डिपेंड कर रही है कि आखिर उस एयर की इंटेंसिटी कितनी है या वेलोसिटी कितनी है। तो दो चीजों के ऊपर अंदर आने वाली एयर डिपेंड कर रही थी। तो सेम टू सेम फ्लक्स है। फ्लक्स दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आखिर कितने ज्यादा एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है और आखिर उस फ्लक्स की इंटेंसिटी कितनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा phi इज इक्वल्स टू EA। लेकिन हम जो भी रूम के अंदर एयर आ रही है उसे हम ऐसा मेजर करते हैं क्या, एक हवा अंदर आई, दो हवा अंदर आई, तीन हवा अंदर आई, इस तरह से मेजर नहीं करते हैं। हम उसको मेजर करते हैं कि कितने मीटर क्यूब पर सेकंड एयर अंदर की तरफ आ रही है। बिल्कुल उसी तरह से हम फ्लक्स को भी ऐसा मेजर नहीं करेंगे कि एक लाइन गई या दो लाइन गई या तीन लाइन गई, नहीं, इसकी भी एक यूनिट होनी चाहिए कि इतनी फ्लक्स अभी अंदर की तरफ आया है। हम उसे नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। तो उसे फिर काउंट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है phi इज इक्वल्स टू EA। लेकिन ये जो phi इज इक्वल्स टू EA है ये एक्चुअल में अभी भी सही वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि अलग अलग सरफेस के लिए एरियाज भी अलग होते हैं और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होती है। मान लीजिए कि यही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर मैंने एक ये सरफेस लगा दी, ये एक सरफेस है। तो आपको यहां से दिखेगा कि इस सरफेस की जो डिस्टेंस है, मान लो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, क्या ये सारी डिस्टेंस एक बराबर है इस पॉजिटिव चार्ज से? नहीं। तो क्या इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक बराबर होगा? तो नहीं होगा, हर जगह इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। तो हम केवल इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो एक छोटी सी सरफेस है, छोटी सी सरफेस से लिंक फ्लक्स है d फाई, और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इससे नॉर्मली निकल रही है उसे हम कह देते हैं कि वो है E। और ये जो छोटा सा एरिया लिया है ये एरिया है ds। तो d फाई का फॉर्मूला हो जाएगा E इंटू ds। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, d फाई को हम लिख देंगे फाई इंटीग्रेट करके, और ये हो जाएगा E इंटू ds। लेकिन हमने डेफिनेशन में एक और बात लिखी है, नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब जो भी लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर निकलना चाहिए सरफेस से। लेकिन यदि आप इस एग्जांपल में देखोगे तो ये जो लाइन है ये लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है, परपेंडिकुलर ऐसी निकल रही, लेकिन ये अब सरफेस से कोई एक एंगल बनाती हुई निकल रही है। तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल हो गया थीटा। तो यदि इसकी इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी E है तो फिर इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी का कौन सा एलिमेंट हम लेंगे, E cos थीटा। तो अब ये हमारा फ्लक्स क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू E cos थीटा और इंटू ds। तो फाई इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा E इंटू ds cos थीटा। फिर इसकी यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है अभी। यदि आपसे नहीं होगा तो इसके बाद मैं आगे बताऊंगा। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि यदि आपके पास कोई चार्ज है तो उस चार्ज के कारण उसके पास रखी कोई सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। लेकिन अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि आखिर इस चार्ज का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा।
तो इसके लिए हमने अज्यूम कर लिया कि मान लो कि ये चार्ज के आसपास कोई एक सरफेस है जो कि इस चार्ज को चारों तरफ से घेरे हुए है। तो इस सरफेस के पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उसे हम गॉस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो इस गॉस थ्योरम में ये जो गॉस है, ये गॉस एक साइंटिस्ट है और ये साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि यदि आपके पास कोई भी एक चार्ज है, मान लो कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण इसके चारों तरफ एक जो सरफेस होगी उसके पास कितना फ्लक्स होगा। और इन्होंने बताया कि ये जो टोटल फ्लक्स है ये इस चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है। तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल फ्लक्स linked with a closed surface is 1/epsilon times of the charge। और यहां पर एप्सिलॉन क्या है, मीडियम की परमिटिविटी। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर द फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस ds ड्यू टू चार्ज Q इज 5। हमने मान लिया कि Q चार्ज के कारण किसी क्लोज्ड सरफेस ds पर टोटल फ्लक्स 5 है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फ्लक्स है ये हो जाएगा Q/एप्सिलॉन। तो इसे हम और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये Q चार्ज है और इस Q चार्ज से इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। अब ये जो सरफेस है, अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हमने एक स्फीयर के अंदर बंद हुआ मान लिया है। कैसा कि हमारे पास ये एक चार्ज है और इस चार्ज को मैंने एक स्फीयर के अंदर बंद कर दिया इस तरह से। तो ये जो सरफेस है, ये जो मैंने हाथों से बनाई है, इस सरफेस से आखिर कितना फ्लक्स पास होगा उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे गॉस की थ्योरम से। तो इसका जो फ्लक्स है हम कंसीडर कर लेते हैं 5। लेकिन अभी फिलहाल कैलकुलेशन के लिए हम एक छोटा सा एरिया फाइंड करते हैं। हमने मान लो कि ये एक छोटा सा एरिया ले लिया ds, छोटा सा एरिया है ds और इस एरिया का फ्लक्स है 5 और चार्ज है Q। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे इसके बाद। प्रूफ तो हमने पढ़ा है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल्स टू E इंटू ds cos थीटा। और यदि हम इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं। और यदि किसी बच्चों को कोई कंप्लेन हो तो मैं इसको ऐसा भी लिख देता हूं, क्योंकि ये एक सरफेस इंटीग्रेशन है इसलिए हम इस तरह से इसे बनाते हैं। और क्लोज्ड सरफेस है तो हम इसे और इस तरह से क्लोज करके बनाएंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल यदि इसमें केवल एक अकेला इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो वो भी चलेगा। तो हमें इन सब की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस थीटा के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आखिर थीटा क्या होता है। तो थीटा क्या है कि यदि ये एक सरफेस है और इस सरफेस के हमने परपेंडिकुलर कोई लाइन बना दी है, तो इस लाइन से, परपेंडिकुलर लाइन से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो भी एंगल बनाती है
वो एंगल होता है थीटा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। लेकिन अभी ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, हमें फाई इज इक्वल्स टू मिल जाएगा E इंटू डी एस। ये रहा इंटीग्रेशन। लेकिन क्योंकि हमने इसको कंसिडर किया है कि एक स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉडी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम ये दोनों वैल्यूज इसमें उठाकर पुट कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको हम डी फाई लिख लेते हैं अभी फिलहाल। तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई, और ई इंटू डी एस है, तो इसमें ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी एस का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के। तो ये तो हमें एक वैल्यू मिल गई। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 4 एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू होती है 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यही फॉर्मूला है गॉस थ्योरम का, और ये हमने प्रूव कर लिया। और ये एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों में पूछा जाता है। तो अगले लेक्चर में हम इसी की एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बच्चों, मैंने अभी आपसे पूछा था कि फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो आई होप कि आपने फाइंड कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो हम देखते हैं। फाई का फॉर्मूला होता है E इंटू डी एस। तो इसकी एसआई यूनिट देखते हैं। तो E की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और ds एक एरिया है, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। फिर सीजीएस यूनिट, तो E का सीजीएस यूनिट होता है डायन पर स्ट्रेट कूलम, और ds का एसआई यूनिट ds का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डायन सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्रेट कूलम इनवर्स। फिर इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें किस किस का, E और ds का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है। यदि आपको E का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो हम फाइंड कर लेते हैं। E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M L T इनवर्स 2, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है KT। तो यहाँ से हमें E का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा M L T, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा T इनवर्स 3 और A इनवर्स। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला E का है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा M L T इनवर्स 3 A इनवर्स, और जो ds है ये एरिया है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L स्क्वायर। तो हमें मिलेगा M, L के ऊपर 1 और 2, तो L के ऊपर टोटल 3 पावर T इनवर्स 3 A इनवर्स। तो ये हमें डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिल गया। तो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो समझ में आया हो।